Warm greetings everyone. This is Mahesh Pathania from Aryans The Guru Academy. और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रोटेशनल मोशन. तो चलिए रोटेशनल मोशन की बात करते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन. ठीक है, लेट्स से कि हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अ बस हियर एंड लेट्स से ये बस मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी v. ठीक है, अगर ये बस इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी v से जा रही है एंड लेट्स से कि इस बस में ये ड्राइवर है और ये कुछ पैसेंजर्स हैं. ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि ये जो बस है इसमें जो पैसेंजर्स हैं लेट्स से इनके मासेस मैं ले लेता हूं m1, m2, m3, m4 एंड ऑब्वियसली दिस बस इज मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स. तो अगर कोई आपको बोल दे कि इस बस की काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो ऑल यू हैव टू डू इज, देखिए ये बस जितने भी पार्टिकल्स से बनी है, जितने भी लोग इसमें बैठे हैं, जितने भी कंपोनेंट से बनी है, आप हर एक की वेलोसिटी को अगर ऑब्जर्व करें तो सभी की वेलोसिटी सेम आती है क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, और एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं. और क्योंकि वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो पूरे सिस्टम का, पूरे इस मूविंग बस का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाफ m1 v², मतलब पहला ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी हमारे पास अलग अलग मासेस हैं जो इस बस के सिस्टम को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, सभी की काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर देंगे, आपके पास ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, एंड यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं हाफ बाहर ले सकता हूं और मैं ये v² बाहर ले सकता हूं. तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, सो ऑन जितने भी पार्टिकल्स का मास है. अब देखिए मुझे इंडिविजुअली ऐड करके मिलेगा क्या, जितना ये टोटल सिस्टम का मास है. लेट्स से मैं टोटल सिस्टम का मास कैपिटल M ले लेता हूं और यहां पर जो कैपिटल M है वो क्या होने वाला है, सभी के इंडिविजुअल मासेस का सम होने वाला है, जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहां पर बस को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं. और अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं यहां पर इस वाले पोर्शन को रिप्लेस कर सकता हूं कैपिटल M से. जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आती है मेरे पास ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला निकल कर आता है. ये तो बात हुई ट्रांसलेशनल मोशन की. अब रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन से कैसे अलग है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से. अब आप कभी ना कभी मेले में जरूर गए होंगे. मेले में क्या होता है, एक व्हील होता है, फेरिस व्हील, जहां पर कुछ ऐसे अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं बैठने के लिए. और ये कैसे घूमता है, कुछ इस तरीके से रोटेट करता है. हम मान के चलते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और यहां पर अलग अलग, यहां पर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं. लेट्स से ये अलग अलग पैसेंजर्स हैं जो अलग अलग सेक्शंस में बैठे हुए हैं. ठीक है, मैं इस पैसेंजर को बोल देता हूं A और यहां पर एक पैसेंजर बैठा है, लेट्स से मैं उसे बोल देता हूं B, यहां वाले को बोल देता हूं C. ठीक है, मैंने 3 पैसेंजर्स की बात कर ली एंड लेट्स से कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो अगर A से पूछा जाएगा कि वो कहां जा रहा है, तो A विल से आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स. अगर कोई पूछेगा B से कि भाई तू कहां जा रहा है, तो B बोलेगा मैं तो ऊपर की तरफ जा रहा हूं, बिकॉज एज दिस व्हील रोटेट्स, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है. और अगर कोई C से पूछ ले कि भाई तुम किस तरफ जा रहे हो, तो ये साइड वाइज जा रहा है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है. ठीक है, हालांकि इनको एक चक्कर लगाने में सेम टाइम लगता है, तो स्पीड तो सभी की सेम है बट डायरेक्शन अलग है. एंड वी नो कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसकी स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. तो वेलोसिटी को चेंज करना है तो या तो स्पीड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो. अब यहां पर स्पीड भले ही सेम है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है. इसका मतलब क्या है कि सभी की वेलोसिटी अलग अलग है. और अगर सभी की वेलोसिटी अलग अलग है तो अगर मैं इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं, ठीक है, तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी. लेट्स से मैंने सभी के मासेस ले लिए m1, m2
M3, M4, M5 सो ऑन, मतलब जितने भी मासेस, जितने भी पार्टिकल से ये बना है उन सबके अलग अलग मासेस ले लिए। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, हाफ M1, क्योंकि सभी की वेलोसिटी अलग है तो यहां मैंने V1 लिख दिया, दूसरे के लिए यहां पर V2 लिख दिया, तीसरे के लिए यहां पर V3 लिख दिया, एंड सो ऑन। बहुत सारे पार्टिकल से एक्चुअल में कोई चीज बनी होती है, ठीक है। तो यहां पर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं। अब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है यहां पर कि हम हर एक टर्म को इंडिविजुअली क्या करें, कैलकुलेट करें, बिकॉज इस केस में हमारे पास सिंपल चीज क्या होगी कि सभी मासेस को ऐड करके एक कांस्टेंट टर्म रिड्यूस होगी। तो लीनियर मोशन में तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहां पर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है और हम इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, हम एक दूसरा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर एक क्वांटिटी डिफाइन करने की कोशिश करने जा रहा हूं जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, समथिंग नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखा जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। अगर मैं एक डिस्क ले लूं, ठीक है, अगर मैं एक डिस्क ले लूं और ये डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि एक स्टिक के ऊपर कई बार थाली को घुमाता जाता है, ठीक है, या आपने कभी ऐसा किया होगा कि पेन के ऊपर नोटबुक को घुमाया। वैसे ही ये जो डिस्क है, लेट्स से ये रोटेट कर रहा है, ये किसी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, इट्स रोटेटिंग समथिंग लाइक दिस। एंड मैं दो पार्टिकल्स की बात करता हूं। एक पार्टिकल मैं सेंटर से R1 डिस्टेंस पर ले लेता हूं एंड आई टेक अनदर पार्टिकल, लेट्स से यहां जैसे, सो सेंटर से R2 डिस्टेंस पर है। अब जब एक चक्कर कंप्लीट होता है तो ये R1 कुछ ऐसा सर्कल लगाता है, और जब ये चक्कर कंप्लीट होगा तो R2 कुछ ऐसा चक्कर लगाएगा। तो अगर आपसे कोई बोल ले कि डिस्टेंस कवर्ड बाय, इधर मैं इस पार्टिकल को पार्टिकल 1 बोल देता हूं, इस वाले पार्टिकल को पार्टिकल 2 बोल देता हूं। तो अगर मैं पार्टिकल 1 की बात करूं तो उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, 2 पाई R1। अगर मैं पार्टिकल 2 की बात करूं, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई R2, ठीक है। अंदर वाले ने 2 पाई R1 और बाहर वाले ने 2 पाई R2। और क्योंकि एक चक्कर दोनों का सेम टाइम पे लगता है, इसलिए मैं T को क्या बोल देता हूं, टाइम पीरियड, ठीक है। T को मैंने क्या बोल दिया, टाइम पीरियड। अब जो इनकी स्पीड्स आ जाएंगी, इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड्स आ जाएंगी, वो कितनी आ जाएंगी, देखिए स्पीड पहले पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, और स्पीड दूसरे पार्टिकल के लिए कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि देखिए 2 पाई R1 छोटा है, छोटा सर्कल है तो सरकमफ्रेंस छोटा होगा, 2 पाई R2 बड़ा है तो बड़ा सर्कल है तो सरकमफ्रेंस बड़ा होगा। इसीलिए जो स्पीड है वो अंदर वाले पार्टिकल की क्या है, कम है, बाहर वाले पार्टिकल की ज्यादा है, क्योंकि ये सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो इसकी स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप R बढ़ाते हैं, आप इस पार्टिकल से किसी बाहर वाले पार्टिकल पे जाएंगे तो R जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बढ़ जाएगा। अगर R बढ़ता है तो स्पीड भी बढ़ती है, इस तरीके से कि ओमेगा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और जब ये चीज हो जाती है जिसमें ओमेगा कांस्टेंट होता है, हम उसे बोल देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए भले ही ये जो झूला घूम रहा है, भले ही सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, बट वी कैन यूज दिस रिलेशन। हम इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस, v1 here can be written like this, r1 square omega square. I have replaced v1 by r1 omega. Similarly, I will replace this v2 by r2 omega. So this will become r2 square omega square and so on. All the particles constituting this body. Because इसमें सिर्फ लोग नहीं बैठे हैं, ये जिस मटेरियल से बना है वो भी मास कंस्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। यहां पर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है।
तो सेंटर से मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो मुझे सभी को क्या करना है, इंक्लूड करना है। सो आई हैव रिटन इट लाइक दिस। ठीक है, अब यहां से देखिए कोई चीज कॉमन ली जा सकती है क्या? बिल्कुल ली जा सकती है। तो देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, मैंने हाफ कॉमन ले लिया है एंड आई कैन टेक ओमेगा स्क्वायर आउटसाइड। मैंने ये वाला ओमेगा स्क्वायर जो सभी में है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसे कंपेयर करते हैं जो हमारा पिछला रिलेशन था उससे। पिछला रिलेशन क्या था काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ m v का स्क्वायर, यही था। कंपेयर कीजिए जरा, जहां पर हाफ है यहां पर भी हाफ है, जहां पर v है लीनियर वेलोसिटी, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी आ चुका है। तो जहां पर मास हुआ करता था वहां पर ये वाली टर्म है। अब ध्यान दीजिए, जिस चीज का मास ज्यादा होता है उसमें इनर्शिया ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा बॉल है आपके सामने, आप इसको इजीली किक करके मूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका मास कम है। बट इफ अ ट्रक इज स्टैंडिंग नियर बाय, मैसिव ट्रक इज स्टैंडिंग, आप इसको किक करके नहीं मूव कर सकते, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा हो जाता है तो इनर्शिया ज्यादा हो जाता है, और इनर्शिया ज्यादा होगा तो चीजों को मूव करवाना या रोकना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही इस केस में ऑब्जर्व कीजिए, जहां पर मास हुआ करता था वहां पर ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, हम इसे आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं आई कितना ले लूंगा, ये वाली टर्म मैंने आई ले ली। तो अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास रोटेशनल मोशन में आ रहा है वो कितना आ रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। परफेक्टली इस रिलेशन के एनालॉगस है। तो जहां पर मास हुआ करता था वहां पर मेरे पास एक नई टर्म आ गई है, और इसे मैं बोलता हूं क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो समझिएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है। जिस चीज का इनर्शिया ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, उसे मूव करवाना मुश्किल होता है लीनियरली। जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसे घुमाना मुश्किल होगा, और अगर वो घूमने लग पड़ा तो उसे रोकना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सो हमारे पास जो काम लीनियर मोशन में मास कर रहा था वो रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो ये रोटेशनल मोशन के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे रोटेशनल मोशन अलग होता है। रोटेशनल मोशन को अलग क्या चीज बनाती है, हर पार्टिकल अलग वेलोसिटी से घूम रहा होता है। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी की चीजें करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस। थैंक यू।